हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का फिजिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 39 है। बेटे, आज का ये जो टॉपिक रहेगा ये हमारा मेनली टॉपिक है चुंबकीय आघूर्ण। वैसे तो चुंबकीय आघूर्ण का थोड़ा बहुत हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, लेकिन आज इसका डिटेल से स्टडी करेंगे चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। तो बच्चों, आप पूरा ध्यान यहाँ बोर्ड पे लगाइएगा। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है। इसे कैपिटल एम वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इतनी बातें तो आप पहले भी जानते हैं। अब मैं आपको कुछ चैप्टर नंबर, इससे पहले वाला जो चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 7, उससे रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से समझनी है। जैसे मान लीजिए कि कोई चालक तार है, उस चालक तार में कैपिटल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या होगा बेटा? अगर कोई चालक तार है, जिसमें ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में अगर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? देखिए, आपने चैप्टर नंबर 1 में क्या सीखा था? आपने 3 बातें समझी थी। वहां पर मैंने तीनों बातें बताई थी आपको। पहली बात, अगर आवेश स्थिर होगा, अगर Q जो आवेश है, अगर वो हमारा आवेश स्थिर है, तो उसके चारों ओर केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये कॉन्सेप्चुअल चीजें वहां पर सीखी थी कि अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अगर कोई आवेश गतिशील है, आवेश अगर गतिशील है तो क्या होगा बेटा? विद्युत क्षेत्र के साथ साथ उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये बात हमने यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है कि आवेश अगर गतिशील होगा तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि कोई चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कब होती है? जब इसमें अगर करंट ऊपर फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे। ठीक है बेटा? अगर धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है तो आवेश की दिशा नीचे की ओर होगी। अब अगर करंट यानी अगर आवेश ही गति कर रहा है तो इसके चारों ओर क्या होगा? इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? ठीक है बेटे? अब क्या होता है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है, इन बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है, उसे दाहिने हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि जो अंगूठा है इसको धारा की दिशा में फिक्स कर लेते हैं और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी अगर करंट ऊपर फ्लो हो रही है इसके अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर ये उंगलियां क्या है बेटा? अंदर की ओर जा रही है, और ये अंदर की ओर, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है जिसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त मतलब होता है केंद्र यहाँ पर रहेगा और चारों ओर वृत्ताकार रूप की भांति यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बल रेखाओं के रूप में। तो बेटा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी। यानी अगर आप इधर तरफ देखोगे तो ये तल के लंबवत अंदर जाती हुई दिखेगी, और यहाँ से वापस, यहाँ से लौट के वापस इस तरह से बन जाएगा बेटा। ये इधर अंदर जा रही है और इधर से बाहर आ रही है। ठीक है? आपको भी क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई चालक तार है उसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस तरह से जो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा। क्लियर? अब यहां पर क्या है कि एक वर्ड पढ़ेंगे हम, धारावाही कुंडली, जिसे करंट कैरिंग लूप भी कहा जाता है। करंट कैरिंग लूप। ये होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई चालक तार की एक वृत्ताकार कुंडली है, कोई तार लिया हमने, ये कोई तार लिया और इसको सर्किल के रूप में ऐसे ज्वाइंट कर लेगा। अब इस लूप यानी इस कुंडली में जैसे रिंग होती है ना, या हाथ में जो कड़ा पहनते हैं, अगर वो धातु का होगा उस तरह से आपको यहाँ पर इमेजिन करना है। उसमें अगर आप आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं बेटा, अभी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी है? करंट की डायरेक्शन है अभी यहाँ पर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। तो बेटा क्या होगा कि अगर यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है यानी कि आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसे कहा जाता है धारावाही कुंडली।
क्लियर है। अब यहाँ पर अगर ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, अगर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगी, ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, चुंबक की भांति। तो बेटा ये जो चुंबक बना ये कैसे बन गया, ये आर्टिफिशियल, शुरुआत में बताया गया था आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट बन गया। कि जो मैग्नेट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कृत्रिम चुंबक और एक होता है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक उसे कहा जाता है जो प्रकृति में मिलता है। यहाँ पर क्या करा हमने, एक कृत्रिम चुंबक बनाया। किस प्रकार बनाया कि एक कोई तार लिया, उस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया और उसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करी। अगर आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करी तो ये इसके चारों ओर क्या बन गया, इसके चारों ओर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बन गया, यानी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगे। अभी आपको इतनी सी बातें ध्यान रखनी है, वैसे डिटेल में आप ये चैप्टर नंबर 7 में पूरी बातें पढ़ोगे। अभी मैं केवल आपको आपकी मतलब की चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो बेटा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन गया, यानी ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लग गई। चुंबक की भांति व्यवहार करने लग गई तो इसका मतलब ये सामने वाला फेस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है इस तरह से, तो अगर आप इसको इधर से देखोगे तो इसका एक पोल होगा और पीछे से जाके देखोगे इसका दूसरा पोल होगा, यानी एक तरफ नॉर्थ पोल होगा और एक तरफ साउथ पोल होगा, क्योंकि चुंबक के ध्रुवों हमेशा युग्म के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो बेटा यहाँ से भी बल रेखाएं बाहर निकलेगी। जैसे मान लीजिए ये कैसा होगा, ये इसका जो पोल बन गया, ये इसका इस तरफ से आप देखोगे तो ये साउथ पोल बन गया और उधर से आप देखोगे तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये बनता कैसे, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से बताया जाएगा। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है और उसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे बल रेखाएं वृत्ताकार लूप के रूप में बाहर निकलेगी, यानी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है, यानी इसमें भी दो ध्रुव बन जाएंगे। अगर दो ध्रुव बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण। ये तो हम पढ़ रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर है। तो बेटा आइए इसको थोड़ा सा लिखते हैं, लिखने से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और मैं इसका एक डायग्राम और बता दूंगा अभी आपको और आपकी क्लियर हो जाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण में थोड़ा सा मैं थोड़ी सी इसकी कहानी लिख देता हूं। यदि ए क्षेत्रफल की धारावाही कुंडली, ए क्षेत्रफल की धारावाही कुंडली, एक चीज ध्यान रखिएगा, धारावाही कुंडली किसे कहा जाता है, ऐसी कुंडली किसे कहा जाता है बेटा, एक वृत्ताकार रिंग, हाथ में कड़ा पहनते हैं जिसे वलेवी कहा जाता है, ठीक है, और वो धातु की बनी हो, उसमें आई एम्पीयर के अगर करंट फ्लो हो रही है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो, तो क्या कहेंगे, धारावाही, यानी धारा प्रवाहित हो रहा है, उस कुंडली को क्या कहा जाता है, धारावाही कुंडली। इंग्लिश में करंट कैरिंग कॉइल, कॉइल का मतलब बेटा यहाँ पर कुंडली से है। यदि ए क्षेत्रफल की धारावाही कुंडली में घेरों की संख्या कैपिटल एन हो, ये नंबर है, घेरों की संख्या कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक कुंडली हो गई, इसके ऊपर एक और लपेट दिया, फिर इसके ऊपर एक और लपेट दिया, फिर इसके ऊपर एक और लपेट दिया, फिर इसके ऊपर एक और लपेट दिया, इस तरह से। तो यहाँ पर कितने बन गए, एक घेरा, फिर दूसरा घेरा, फिर तीसरा घेरा, फिर चौथा घेरा, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, यदि ए क्षेत्रफल की धारावाही कुंडली में घेरों की संख्या कैपिटल एन हो तथा प्रवाहित धारा कैपिटल आई हो तथा इस कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अभी आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी, पहले एक बार मैं कंप्लीट कर दूं। दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तो उस पर लग रहा बल आघूर्ण, अभी जो बात है ना, ये आई कहां से, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 7 का एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, वहां से आपके आई है। लेकिन जब तक आप चैप्टर नंबर 7 ना पढ़ लो तब तक आपको ये बात ध्यान रखनी है। बात क्या है
कि यदि ए क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल है, अगर वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि ए क्षेत्रफल की कोई धारावाहिक कुंडली किसे कहा जाता है? जिसमें धारा फ्लो हो। धारावाहिक कुंडली में घेरों की संख्या कैपिटल एन यानी यहाँ पर नंबर है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एन हो तथा प्रवाहित धारा कैपिटल आई हो तथा इस कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाते हुए रखा गया बेटा? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो उस पे लग रहा बल आघूर्ण टॉ बराबर n इंटू आई इंटू ए इंटू n इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको तब तक याद रखना है जब तक कि आप चैप्टर नंबर 7 ना पढ़ लें। बात क्लियर है? याद रहेगा बेटा तब तक जब तक कि आपको पूरा चैप्टर नंबर 7 में पूरा डिराइव होगा। ये आप थोड़ा सा पेशेंट रखें, आपको पूरा डिराइव कराया जाएगा। तब तक आपको ध्यान रखना है कि n यहाँ पर घेरों की संख्या है, I यहाँ पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है, A यहाँ पर उसका क्षेत्रफल है, B यहाँ पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है और थीटा यहाँ पर कौन है? किसके बीच कौन है? यहाँ पर कुंडली और उसके जो रखा गया है, इस कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 1। अब देखिए आप, अब आपने इस चैप्टर में यानी कि और चैप्टर नंबर 1 में 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे। मैं दोनों बातों को यहाँ लिख देता हूँ। देखो, छड़ चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल आघूर्ण कितना लगता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि छड़ चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा था तो बेटा बल आघूर्ण कितना लगता था? तो आप क्या बोलोगे? टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो टॉ इज इक्वल टू क्या होता था? पी ई इंटू साइन थीटा। यही तो था। यानी जो काम वहां पर बी करता है, सॉरी, जो काम वहां पर ई करता है वही काम यहाँ पर बी करता है। जो काम वहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करता है वही काम यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण करता है। क्लियर है? चलो इसको मैं हटा देता हूँ। इसको समीकरण नंबर मैंने 2 नाम दिया। ये भी बल आघूर्ण है और ये भी बल आघूर्ण है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना कर लो। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने तो बेटा देखिए, टॉ की जगह टॉ आ गया, साइन थीटा की जगह साइन थीटा आ गया, बी की जगह बी आ गया। तो ये एन आई ए ये किसके बराबर हो गया? यानी यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला बन गया एन आई ए। बात क्लियर है? यानी आपको क्या ध्यान रखना है? चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू N इंटू आई इंटू ए। यहाँ पर N तो नंबर ऑफ टर्न्स है, समझना बात को ध्यान से। N यहाँ पर संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। I यहाँ पर धारा है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। A यहाँ पर क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था बेटा, क्या बताया गया था आपको? देखिए इधर कि M इज इक्वल टू होता है M इंटू 2L। ध्यान आ रहा है? इस m का मात्रक था एम्पियर इंटू मीटर और ये दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया था? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। वहां पर आपको ये बताया गया था कि अभी थोड़ा सा याद रख लीजिए। अब यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, भाई ये तो संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, धारा का मात्रक एम्पियर और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है m इज इक्वल टू एन आई। एक बार मैं और इसको रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए, ये और इजीली रहेगा। देखिए होता क्या है कि अगर आवेश स्थिर अवस्था में हो, शुरुआत से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा और अगर आवेश गति कर रहा है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आवेश गति करेगा तो आवेश किसी तार में ही गति करेगा, सिंपल ऐसे तो तुम्हारे तरह तो गति करने नहीं लगेगा, वो बेटा किसी चालक तार के द्वारा ही गति करेगा। ठीक है? अब यहाँ पर मान लीजिए ये कोई चालक तार है और इस चालक तार में धारा की दिशा ऊपर की ओर है। ठीक है? तो इसका मतलब हो गया कि जो आवेश है या जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी विपरीत दिशा में गति कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं, गति कर रहा है, इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। अब करंट ऊपर की ओर गति कर रही है तो इसके चारों ओर सर्किल के रूप में, जैसे आपने कभी तालाब में
कोई पत्थर गिराया हो तो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में बन जाता है ना बेटा, उस तरह की धारा यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये तार के कारण आया। अब इसी तार को घुमा दिया गया वृत्त के रूप में, क्लियर है, तो उसे कहा जाएगा धारावाही कुंडली। अब उस कुंडली का क्षेत्रफल है a, संख्या है n और धारा प्रवाहित हो रही है I, ठीक है, और उसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। तो उस पे लगने वाला बल आगुण टॉ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में दोबारा मिलेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 का एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8। तो चूंकि चैप्टर नंबर 7 में टॉ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है, NIAB sin थीटा होता है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि क्षण चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल आगुण टॉ इज इक्वल टू MB sin थीटा। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बेटा ये NIA किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल M के, M इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर NIA। चलो चेक कर लेते हैं मात्रक से। अगर मात्रक इसका एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर आ जाता है तो जो मैं कह रहा हूँ बात सत्य होगी। तो n का कोई मात्रक होगा नहीं क्योंकि संख्या है, I धारा है एम्पियर और A यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसको नोट कीजिए। आगे और जो पढ़ा चुंबकीय आघूर्ण, उसका फॉर्मूला हुआ M इज इक्वल टू N इंटू I इंटू A। अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो देखिए, ये एक इस तरह की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली होगी जो धातु के तार के द्वारा बनी हुई होगी, यानी इस तरह की होगी। अब इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली में जब I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर आप समझिए कि ये I एम्पीयर की धारा या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, या तो घड़ी की सुई की दिशा में होगी या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होगी। दो ही कंडीशन बनती है यहाँ पर, ठीक है। अब इस वृत्ताकार कुंडली में जो घेरों की संख्या होगी वो इस तरह से होगी बेटा, यानी इस टैप में ऐसे बहुत सारे यहाँ पर टैप चिपके हुए हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर ये n यानी नंबर ऑफ टर्न्स, कितने घेरे बने हुए हैं वो डिनोट करेगा ये n। करंट इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो उसका मान है I, और इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। बात समझ में आ गई, n इंटू आई इंटू ए। अब आप इसको प्रैक्टिकली समझिएंगे कि अगर मैं इसमें I एम्पीयर की धारा घड़ी की सुई की दिशा में प्रवाहित करूं, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका ये वाला फेस यानी ये वाला तल इसका दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, और इसके अपोजिट यानी इसके पीछे वाला तल ये वाला, ये इसका उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। कैसे बेटे, इधर देखिएगा कि अगर इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली में घड़ी की सुई की दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो ये इसका दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, एस पोल, साउथ पोल। और आप इसको पीछे से देखेंगे तो ये जो आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है ये इस एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये इसका उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। चाहो तो आप खुद देख लेना, एक पेज लीजिएगा, ठीक है, और उस पे पेन से एक सर्किल बना दीजिएगा, और चाहो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और उस पेज को आप पीछे से देखोगे तो आपको उसका अपोजिट डायरेक्शन नजर आएगी। ये प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हैं। अब क्या होगा बेटा, जैसे यहाँ पर अगर करंट इस दिशा में प्रवाहित हो रही है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये तो हो गया साउथ पोल और इसके अपोजिट हो गया नॉर्थ पोल। तो यहाँ से उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं बाहर निकलेगी और वापिस दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी, ऐसा हमने पहले पढ़ा है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, दो ध्रुव बन गए, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। और जैसे ही दो ध्रुव बने तो ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लग गया और इसके चारों ओर क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो अगर मैग्नेट है तो बेटा, और यहाँ पर दो ध्रुव है तो चुंबकीय आघूर्ण होगा, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, M इज इक्वल टू N इंटू आई इंटू ए। वैसे ये सारी जानकारी आपको चैप्टर नंबर 7 में दोबारा बताई जाएगी, लेकिन चूंकि चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ रखा है इसलिए आपको ध्यान रखना है, और तब तक ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना होगा, M इज इक्वल टू NIA, ठीक है। बाकी चीजें आपको वहां पर बताई जाएगी। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इसका इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, इसको भी समझेंगे। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय, यस इसको पूरा है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का, नॉट इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से इस साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस इसके इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। या तो इसमें से कोई प्रश्न पूछा जाए, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, या इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाएगा, या इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। मैं तीनों चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो टॉपिक है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। नाम से समझ में आ रहा है, चुंबकीय आघूर्ण किसका? कक्षीय इलेक्ट्रॉन का। तो समझते हैं बेटा इसको। आपने हाइड्रोजन परमाणु में पढ़ा होगा, अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के पोर्शन में। हाइड्रोजन परमाणु, उसका आपने कक्षीय वेग और कक्षीय त्रिज्या ज्ञात करी होगी, उसी को समझते हैं। मान लीजिए कोई हाइड्रोजन परमाणु है, ये नाभिक है, ठीक है। ये पूरी जो व्यवस्था है ये परमाणु है। परमाणु में क्या होता है, इसके बीच में एक बहुत छोटे से स्थान पर एक नाभिक होता है, ठीक है। समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश इस नाभिक पे केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं ये चक्कर लगा रहा है। वैसे इसमें भी कॉन्सेप्ट है कि ये चक्कर क्यों लगाता है, क्योंकि यहाँ पर इसको विद्युत बल मिलता है। किसी भी पिंड को या किसी भी कण को किसी के सापेक्ष चारों ओर वृत्ताकार गति कराने के लिए आवश्यकता होती है अभिकेंद्रीय बल की, और अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्राप्त होती है। यहाँ पर ये अभिकेंद्रीय बल mv²/r की जो पूर्ति होगी वो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होगी। क्यों होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव है और यहाँ पर इस पर आवेश पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन फोर्स है हर पॉइंट पे। ये यहाँ पर आएगा तब भी अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पर आएगा तब भी अट्रैक्शन लगेगा, यानी केंद्र की ओर हमेशा एक बल प्राप्त होगा जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r, जो यहाँ पर Fe यानी k q1 q2/r² से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही आपने थोड़ा सा, मैं आपको और थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा अलग चलते हैं, कॉन्सेप्ट में चलते हैं। कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, m पृथ्वी, और कोई उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है जो चांद होता है, तो वो इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। तो बेटा एक्चुअली चक्कर क्यों लगा रहा है? वहां पर तो कोई विद्युत बल नहीं होता है, तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल mv²/r वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने के जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। वहां पर अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति Gm पृथ्वी इंटू m चांद अपॉन दोनों के बीच का स्क्वायर, उससे प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब किसी भी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गति कराने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल की। और अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्राप्त हो जाती है। अब बात आती है कि हाइड्रोजन परमाणु में, ये बेटा देखिए, ये नाभिक और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्यों गति कर रहा है? क्योंकि यहां पर अभिकेंद्रीय बल इसको लगातार मिल रहा है। अभिकेंद्रीय बल कहां से मिल रहा है? अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल से प्राप्त हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात है कि चारों ओर घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, और अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हो रही है। आपने बचपन में देखा होगा कि एक पत्थर लिया होगा, उसको एक डोरी से बांध दिया होगा और उसको ऐसे गोल घुमाया होगा, तो बेटा वो लगातार गोल गोल घूमता रहता है। तो वहां पर तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता नहीं है, वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। लेकिन वहां पर क्यों घूमता है ये? क्योंकि वहां पर रस्सी में तनाव बल प्राप्त होता है। जैसे आप इस रस्सी को छोड़ देते हो या इसको बीच में से काट दोगे तो पत्थर दूर चला जाएगा। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये 12th क्लास में बहुत काम आएगा, आगे के चैप्टर में काम आएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बता दिया है, जैसे जैसे चीजें आगे काम आती जाती है आपका कॉन्सेप्ट पीछे का मजबूत होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये v वेग से गति कर रहा है, v वेग से, ये इसकी कक्षीय चाल हो जाएगी, ठीक है बेटा, ये इस तरह से कर। अब इलेक्ट्रॉन सोच के देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर चारों तरफ गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? आवेश। आवेश अगर गति कर रहा है, और अभी बताया गया आपको, आवेश गतिशील होगा तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। बट यहाँ पर हमें केवल इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, विद्युत आघूर्ण से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो चुंबकीय आघूर्ण बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण बिल्कुल निकल कर आएगा। वो कैसे निकलेगा? तो बच्चों देखिए, चूंकि पहले मैं समझा देता हूँ,
एम, थोड़ा लिख ही देते हैं, ये डायग्राम हो गया। एक चीज और ध्यान रखना आप यहाँ पर, V1H इज इक्वल टू होता है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और R1H इज इक्वल टू होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्या चीज है ये, देखिए इधर समझेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश का कक्षीय वेग। आप केमिस्ट्री 11th क्लास की केमिस्ट्री की कॉपी उठाइएगा, वहां पर परमाणु मॉडल एक चैप्टर होगा, वहां पर गुरुजी ने आपको ये लिखाया होगा कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल का फॉर्मूला होता है, मान होता है, फॉर्मूला तो आपको Z/N भी आएगा, लेकिन इसका मान होता है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कोश की त्रिज्या, ये प्रथम कोश हो जाएगा R1H, 1 का मतलब है यहाँ पर प्रथम और H का मतलब है हाइड्रोजन। ये दोनों वैल्यू आपको या तो प्रश्न में दी जाएगी और वैसे भी आपको ये ध्यान रखनी है। अब बेटे आते हैं यहाँ पर, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इसका चुंबकीय आघूर्ण बिल्कुल निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये धारावाही कुंडली की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो बेटा इसकी विपरीत दिशा में, यानी कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बह रही है, और अगर धारा बहेगी तो ये कुंडली की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर थोड़ी थ्योरेटिकल लिखते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार, ये बात तो सब बच्चे जानते हैं जो मैं लिख रहा हूं, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तथा प्रत्येक परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है व्यवहार, उसका रीजन सिंपल है, अभी बताया था, दोबारा समझ लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। ठीक है बेटा, यानी इस तरह से, दोबारा ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट क्या हो जाएगी बेटा, क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर इस फेज से देखोगे तो क्या नजर आएगा आपको, ये आपको नॉर्थ पोल नजर आएगा और ये आपको साउथ पोल नजर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आगे देखिएगा वही चीज है यहाँ पर। तो बेटा चूंकि m इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए होता है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई तार लाके आपने ऐसे बार बार घेरे बना दिए होंगे। तो यहाँ पर तो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है n की वैल्यू हमेशा इन कंडीशंस में 1 रखी जाती है। I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q/T, आवेश बटा समय, और A इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, πr²। यहाँ पर R1H लिख देंगे। अगर हम प्रथम कोश के निकालेंगे तो पहले तो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो ये हो गया, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो m इज इक्वल टू n की जगह 1, I की जगह Q/T इंटू πr²। अब देखिए इस तरफ कर देता हूँ मैं, हाइड्रोजन परमाणु में सॉल्व कर लीजिए, Q इंटू πr²/T। हाँ, हाइड्रोजन परमाणु में Q इज इक्वल टू 1 इंटू ई होगा। ये बात कैसे समझेंगे, देखिए Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो बेटा हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में या हाइड्रोजन परमाणु होता है 1H1, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू ई। ठीक है, और यहाँ पर जो T आ रहा है, तो यहाँ पर T क्या है, देखिए सब समझेंगे। इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ चलना और वापिस यहां पर पहुंच गया, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कितनी दूरी तय करी इसने, यहां से चल के वापिस यहां पर आ गया 2πr, और चाल क्या है इसकी v, तो इस वैल्यू को यहां रख देंगे। इसको मैं दोबारा समझा देता हूं, यहां तक देखिए, m इज इक्वल टू ni है, n
इन कंडीशंस में n की वैल्यू होती है 1। I धारा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और A पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर रखा तो ये आ गया m इजिकल टू क्यू इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन टी। हाइड्रोजन परमाणु में Q, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आवर्त सारणी में पहला ही सदस्य है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया Q, यानी आवेश की वैल्यू कितनी 1 इंटू ई यानी E, ठीक है। अब रही बात समय, तो समय की बात कैसे करेंगे, ये आवर्तकाल होगा भाई, यहां से चलना स्टार्ट किया, समय बराबर था दूरी बटे 4, तो कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी 2 पाई आर, परिधि के बराबर, और चाल कितनी थी इसकी अभी डायग्राम बताया। अब इन वैल्यू को यहां रख देंगे, क्रॉस कर देता हूं मैं, तो m इजिकल टू क्यू की जगह E इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी, ये ऊपर चला जाएगा, तो m इजिकल टू E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू वी अपॉन 2 पाई आर। कैलकुलेट कर लो बेटा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो m इजिकल टू हो जाएगा ई वी आर अपॉन 2। ये फॉर्मूला बन गया है, कई बार तो ये फॉर्मूला ही आ जाता है। तो आज आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी थी, एक तो फॉर्मूला n इंटू आई इंटू ए, और एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, तो फॉर्मूला हो गया EVR अपॉन 2, ठीक है। और देखिए आगे, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण m इजिकल टू EVR अपॉन 2, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए बेटा, आपने 11th क्लास में रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध पढ़ा होगा। देखो 11th का बहुत सारी चीजें काम आती है मैकेनिक्स की। रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध क्या पढ़ा था बेटा, सर कैसे बताएं, क्या पढ़ा था, भूल गए हम तो इधर ध्यान दीजिए, v इजिकल टू आर इंटू ओमेगा, या v वेक्टर इजिकल टू आर क्रॉस एफ ओमेगा, इस तरह से, या तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, v इजिकल टू आर ओमेगा। तो बेटा v की जगह अगर मैं आर ओमेगा लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, e आर ओमेगा इंटू आर अपॉन 2, e की जगह क्या लिख दिया आर ओमेगा। कक्षीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, तो m इजिकल टू क्या 1/2 e ओमेगा आर स्क्वायर। कई बार आपसे ओमेगा का मान दे दिया जाएगा, आर का मान दे दिया जाएगा, और आपसे इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाएगा। ई का मान तो पता है ना 1.6 इंटू 10⁻⁹। बेटा इसको नोट कीजिए, अब एक प्रश्न कराऊंगा, फिर इसको नोट कीजिए। बेटा कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, मैंने आपको बताया था 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो पूरा डेरिवेशन पूछा जाएगा, या उसका लास्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा, या कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो आइए प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक डायग्राम बनाया, ये नाभिक, ये प्रथम कक्षा, इसमें माना ये इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है बेटा। डायग्राम बनाने से क्या होता है, कभी भी कोई प्रश्न सॉल्व करो तो उसका डायग्राम बना लीजिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि रट के नहीं आए हो, समझते हो फिजिक्स को। आप डायरेक्ट ही शुरू हो जाते हो तो उससे क्या है, आप डायग्राम तो बनाए ही नहीं, उसको क्या पता कि आपने खुद से करा है या आपने चीटिंग करी है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए कि डायग्राम बना लीजिए, उससे आप सारी चीज़ें आपके सामने रहती है, गलती करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसी हैबिट बनाइए। अब देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बेटा देखिए, हमने अभी भी पढ़ा, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है m इजिकल टू EVR अपॉन 2। भैया आप प्रश्न को तभी हल कर पाओगे जब आपको उसका फॉर्मूला आता होगा। ये फॉर्मूला लास्ट रिजल्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। ये आया कैसे, उसका तरीका भी डेरिवेशन से है। भाई कोई बच्चा पूछे कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे, EVR अपॉन 2 कैसा आया, तो आप पूरा डेरिवेशन समझिए। m इजिकल टू NI है, पूरा बताया गया है, n की वैल्यू 1 होती है, I की वैल्यू I इजिकल टू Q अपॉन T, A इजिकल टू पाई आर स्क्वायर, वहाँ से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर, तो m अगर मैं प्रथम कक्षा M1 यानी हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर रहा हूँ, तो बेटा E तो यहाँ पर आवेश का क्वांटा है, V क्या आ जाएगा 1h इंटू R क्या आ जाएगा, R भी आ जाएगा 1h अपॉन 2 भी क्या आ जाएगा 1h, नहीं 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो 2 ही रहेगा।
ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 V1H, ये ध्यान रखना है। चाहो तो केमिस्ट्री की कॉपी में देख लीजिएगा, मेरी बात पे विश्वास ना हो तो, नहीं तो यहाँ से ही मान याद कर लेना। और R1H 0.53 एंगस्ट्रॉम, वैसे होता है ये 0.529, लेकिन 53 एंगस्ट्रॉम लिख देते हैं। V1H की वैल्यू लिखेंगे 2.2 इंटू 10⁻6, R1H 0.53 इंटू 10⁻−10, एंगस्ट्रॉम का मतलब -10 अपॉन 2। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटे, ये आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, वैसे सॉल्व भी करोगे तब यही आएगा आंसर। सॉल्यूशन आप खुद भी कर लीजिएगा। हो सकता है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा का चुंबकीय आघूर्ण पूछ ले, तो यहाँ पर द्वितीय कक्षा का वेग, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या यूज होगी और इनकी वैल्यू प्रश्न में गिवन होगी। ठीक है ना, डरने वाली बात नहीं। वैसे तो ये याद होनी चाहिए, याद होने का तरीका भी मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये हम पढ़ेंगे। परमाणु करके एक चैप्टर है सेकंड फिजिक्स में, वहाँ पर ये आएगा, वहाँ पर सारी वैल्यू आप ध्यान रखोगे। तो इसको बेटा नोट कीजिए। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। प्रश्न है, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली जिसका चुंबकीय आघूर्ण 20 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी त्रिज्या आधी व प्रवाहित धारा 2 गुनी कर दी जाए तो नया चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। इस प्रश्न को मैं अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा, आप इसको खुद भी सॉल्व करना, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। मैं तो क्या देखूंगा, आप सेल्फ देखना कि आपने ये कर पाए या नहीं कर पाए। आया हुआ प्रश्न ये भी एग्जाम में, और आपकी बुक का क्वेश्चन है, लेकिन बुक में देखना मत, आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो बेटा आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, उसको अभी कॉपी में नोट नहीं करना है, जब मैं कहूँगा जब नोट करना है, केवल आपका काम है उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो बेटा आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।